Dear students, good morning to all of you. आज हम रोटेशनल मोशन का एक और लेसन 6C आपके सामने लेके आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि ये नीट और जेई स्टूडेंट एग्ज़ाम्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसलिए हमको इस चैप्टर से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमको करने हैं ताकि सब तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको मिल सके। तो इसी के लिए हमने फिर से एक नया लेसन 6C रोटेशनल मोशन पे हम दे रहे हैं। तो बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। सॉल्व करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट। 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो बच्चों, अब तक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा और करेक्ट आंसर आपको मिला होगा ए। इस तरह के क्वेश्चन में याद रखना कि जब रोलिंग विदाउट स्लीपिंग होती है तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट इट ऑलवेज रिमेन इन रेस्ट पोजीशन। ये हमेशा रेस्ट में बना रहता है पूरे स्फीयर के और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा और जिस एक्सीलरेशन से चल रहा होगा उसकी कंपैरिजन में टॉप मोस्ट पॉइंट भी हमेशा डबल वेलोसिटी और डबल एक्सेलरेशन से चलता है, ठीक। तो ए ऑलवेज रिमेन्स इन रेस्ट एंड देयरफॉर इट्स वेलोसिटी एज वेल एज इट्स एक्सेलरेशन बोथ आर ऑलवेज इक्वल टू 0। ये हमेशा 0 होगा। इसका एक्सेलरेशन यदि ए है तो टॉप मोस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन 2a होगा, ठीक है। 0a 2a ये सीक्वेंस चलेगा। तो आप तो ऐसे ही देख करके बता सकते हो। अब यहाँ पर क्या कर दिया, ओ को पहले ले लिया है, ए को उसके बाद बी को। तो ए का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, तो 0 यहाँ आ रहा है, 0 यहाँ आ रहा है। ये 2 आंसर आपके करेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ओ की कंपैरिजन में बी का एक्सेलरेशन जस्ट डबल होना चाहिए। तो यदि ये ओ का एक्सेलरेशन है तो बी का इसका डबल होना चाहिए, इसलिए गलत हो रहा है। ये ओ का है और उसका डबल ये निश्चित रूप से बी का होगा। तो बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन फाइंड द करेक्ट आंसर हियर, ठीक। कि करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ए। अब इसको हम एक्चुअली सॉल्व कैसे करेंगे, देखो। तो जब ये स्फीयर इस तरह से टर्न होगा, घूमेगा, तो पॉइंट ए पीछे की तरफ स्लिप होना चाहेगा, यानी इसका रिलेटिव मोशन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। तो सरफेस का फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा एंड देयरफॉर इट विल एक्ट अलोंग द राइट हैंड साइड। तो सपोज द फ्रिक्शन इज सपोज एफ। फ्रिक्शन मान लीजिए एफ के बराबर है। तो लीनियर मोशन के लिए यदि इसका हम लीनियर मोशन को यदि हम कंसीडर करें तो दोनों फोर्सेस तो सेम डायरेक्शन में लग गए और इसलिए दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे फॉर लीनियर मोशन। बट रोटेशनल मोशन अबाउट द पॉइंट ओ के अबाउट जो रोटेशनल मोशन होगा उसमें फोर्स ऊपर वाले फोर्स का जो टॉर्क होगा वो लगेगा क्लॉकवाइज, तो नीचे वाले का जो टॉर्क लगेगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों के टॉर्क एक दूसरे का अपोज कर रहे होंगे फॉर रोटेशनल मोशन। बस ये है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, ये इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो लेट एक्सीलरेशन ऑफ ओ मीन्स सेंटर ऑफ मास इज सपोज ए, और हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो बी का एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली निकल आएगा, डबल करना होगा बस, ठीक है ना। तो लीनियर मोशन के लिए मैंने कहा ना कि दोनों
एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं और दोनों मिलके उसको लीनियर मोशन दे रहे हैं विथ एक्सेलरेशन a। तो फॉर सेंटर ऑफ मास F plus F is equal to ma, the net force is equal to mass into acceleration. Okay, and for rotational motion the torque of the capital F means F into R, R मान लेते हैं इसका रेडियस है, F into R मैंने बताया ना क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है ये, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए निगेटिव माइनस एफ इंटू आर, इसके अपोजिट है इसलिए निगेटिव इज इक्वल टू, तो ये हो गया नेट टॉर्क। नेट टॉर्क होता है आई इंटू अल्फा, आई इंटू अल्फा। अब अल्फा होता है ए बाई आर, द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास अपॉन द रेडियस। So in this way you have two equations for two unknown quantities, the A and the F. Small f is unknown और small a is unknown। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको a की वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ पर सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए आई कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस के लिए, तो होता है 2/5 mr स्क्वायर। बस वो रख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 हुआ। मैंने r कॉमन लिया सेकेंड इक्वेशन से, बच गया f माइनस एफ इज इक्वल टू आई की वैल्यू रखी 2m/5r स्क्वायर इंटू ए बाई आर। ये उल्टा 2m/5r स्क्वायर 2/5 mr स्क्वायर इंटू ए बाई आर। यस, एक आर इधर से कैंसिल हो गया, बचा हुआ आर इधर से कैंसिल हो गया। सो यू हैव द फाइनल इक्वेशन एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 2/5 ma। ये सेकेंड इक्वेशन है। एफ प्लस एफ या एफ माइनस एफ, सीधा सीधा दोनों को जोड़ दीजिए, स्मॉल एफ कैंसिल हो जाएगा और ए की वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो 2f इज इक्वल टू एम ए प्लस 2/5 ma, सो इट इज 7/5 ma। तो ए कितना हुआ, बाकी सबको इस तरफ ले आते हैं, तो 5 इधर आ गया तो 10f, 7f नीचे आ गया इज इक्वल टू ए। और जैसे मैंने कहा ना कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकल आया है, उसका ठीक डबल होता है सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट का, और सबसे नीचे वाला पॉइंट तो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग के केस में हमेशा रेस्ट में रहता है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन 0। तो ये ए का सॉरी ओ का हो गया, ये ए का हो गया, इसका डबल ये बी का हो गया। अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये था पहला क्वेश्चन, जिसमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर लेनी है ये आपको समझ में आया। लीनियर मोशन का इक्वेशन कैसे बनता है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। रोटेशनल मोशन का इक्वेशन कैसे बनाना है ये आपको हमने समझाया। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है, और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आने वाले क्वेश्चंस में, अगले क्वेश्चंस में और जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको यूज करना है, ठीक है ना। जैसे कि आपको मालूम है कि फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना मीन्स इक्वेशन प्रिपेयर करना, और यदि आपने इक्वेशंस बना लिए तो प्रॉब्लम आपको सॉल्व। तो इक्वेशंस कहाँ से मिलेंगे, तो इक्वेशंस में पाने के लिए आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स यूज करने पड़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन,
कहीं कहीं पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे, कहीं कहीं पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आ रहे हैं। ethene hollow sphere rolls without slipping on an inclined plane. On an inclined plane, it reaches bottom with velocity v0 when it is released on a smooth inclined plane of the same inclination and length it reaches with velocity, it reaches at the bottom with velocity v0/4. Find radius of gyration of the sphere about the axis passing its center. Radius of a sphere equal to r. तो बच्चों ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और उसके आंसर्स। वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज करो और चलिए जल्दी से बना के देखो। इट शुड बी सॉल्व्ड विद इन अ टाइम 1 मिनट। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब तक आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा और करेक्ट आंसर मिला होगा सी। यहाँ पर 2 तरह के मोशन का कॉन्सेप्ट है, एक रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एंड अनदर ओनली स्लिपिंग। जो बॉडी इंक्लाइंड प्लेन में चलता है तो उसको रोलिंग मोशन कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन।
और यदि वो स्मूथ प्लेन है देयर इज नो फ्रिक्शन, यदि फ्रिक्शन नहीं है तो कोई टॉर्क नहीं मिलेगा, टॉर्क नहीं मिला तो रोल नहीं करेगा, क्या करेगा, स्लिप करेगा। तो रफ इंक्लाइन प्लेन में वो रोल करता हुआ जाएगा और स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में वो स्लिप करता हुआ जाएगा। इन दोनों मोशन का एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया है थ्योरी वाले वीडियो में कि दोनों मोशन का रोलिंग विदाउट स्लिपिंग और केवल स्लिपिंग का एक्सेलरेशन कितना होता है। तो इन फर्स्ट केस द एक्सेलरेशन a1 विल बी गिवन बाई सॉरी वेलोसिटी पूछा है इसने, ये वेलोसिटी दिया है, तो वेलोसिटी एट द बॉटम ये भी मैंने आपको बताया है, v0 इज गिवन बाई 2gs साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का रूट। इट इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। Here s is the length of the displacement of the body. In second case means जब बॉडी स्मूथ प्लेन पे चलेगा, फिसलेगा, स्लिप करेगा, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो कि यहाँ पर दे रखा है 5v0/4 इज गिवन बाई रूट 2gs साइन थीटा। इतनी वेलोसिटी मिलता है एट द बॉटम। इन दोनों को सॉल्व करके हमें के निकालना है, के मालूम करना है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, तो के है। तो ए v0 इट इज गिवन टू यू, आर आल्सो गिवन टू यू, जी इज ए नोन कांस्टेंट, थीटा ये नहीं दिया हुआ है, हमने एज्यूम कर रखा है, इसी को एलिमिनेट करना है और के लिए इसको सॉल्व करना है। तो चलिए दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं और आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो v0 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर 16 ऊपर पहुंच गया, अपॉन 5 का स्क्वायर 25 नीचे रह गया। इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं आपस में आफ्टर स्क्वायरिंग, ठीक है। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2gs साइन थीटा 2gs थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1/1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इतना आया। तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। अब इस 1 को इस तरफ ले जाते हैं तो -1 और हो गया 9/16। रूट निकाल दें तो मिल गया के अपॉन आर इज इक्वल टू 3/4 और आर को इस तरफ ले गया तो इट इज़ 3r/4। तो उस स्फीयर का रेडियस ऑफ जायरेशन कितना होगा, तो 3r/4। सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन ये दो वेलोसिटी आपको मालूम होनी चाहिए कि जब रोलिंग के साथ जाता है, रोल करता हुआ जाता है तो कितनी वेलोसिटी के साथ पहुंचता है, और स्लिप करते हुए जाता है तो कितनी वेलोसिटी के साथ पहुंचता है। ये दो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम है तो क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूनिफॉर्म रॉड of mass m and length L is placed on a smooth table in rest. An impulse P is given at the end B. At the end B, after what time
After what time the rod will rotate? The rod will rotate by an angle pi by 2. आंसर दे रखा है 2 पाई ml डिवाइडेड बाई p, 2 पाई p डिवाइडेड बाई ml, पाई ml divided by 12p and pi p ml, pi p upon ml. तो बच्चों ये है आपका अगला क्वेश्चन। फिर से वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज करो और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। हाँ तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। इट इज़ ए क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो भाई मान लेते हैं कि रॉड है ये ए बी, सेंटर हो गया ओ, स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है और हमने यहाँ पर इम्पल्स पी दिया एंड बी पर। इम्पल्स मीन्स the change in momentum, the total change in momentum is called the impulse। यानी इतना मोमेंटम आपने दे दिया P एंड B को, तो क्या होगा, रॉड पॉइंट O के अबाउट रोटेट करेगा क्योंकि स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है, कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये रोटेट करेगा। तो रोटेट करेगा तो रॉड इस तरह से घूमेगा, तो कितने टाइम के बाद में रॉड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाना है, पाई बाई 2 एंगल से टर्न हो जाना है। ये टाइम हमको कैलकुलेट करना है। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। मान लो कि इस रॉड का एंड ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और इस इम्पल्स के कारण उसको मिलने वाली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो दिस इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, आई ओमेगा। ये होना चाहिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के बराबर। द फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो एंगुलर मोमेंटम को हमने डिफाइन किया है, मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड द एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर मोमेंट कितना है, पी कितने डिस्टेंस पर है, यदि पूरे रॉड का लेंथ कहता है एल है तो ओ से लेकर के ये डिस्टेंस हो जाएगा एल बाई 2। तो एंगुलर मोमेंटम हमने कैसे दिया था, एम वी आर, एम वी की जगह पी इंटू आर। आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ द मोमेंटम फ्रॉम द पॉइंट जिसके अबाउट घूम रहा है। तो यहाँ से इसके डिस्टेंस तो एल बाई 2 हुआ, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया पी एल बाई 2। यहाँ से आपको ओमेगा निकाल लेना है आई की वैल्यू रखते हुए। अब यदि एक रॉड जिसका मास m है, लेंथ l है, का सेंटर पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो भाई ये होता है ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू पी एल बाई 2। एक एल हो गया कैंसिल। तो यहाँ से हम ओमेगा निकाल लेते हैं कि ओमेगा कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 से इसको कैंसिल किया 6, तो 6p
अपॉन ml, 6p अपॉन ml इतनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ में घूम रहा है। तो ओमेगा इज आल्सो इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेस मान लो थीटा, तो और थीटा यहाँ पर दे रखा है π/2 इंटू टी। तो ओमेगा की दो वैल्यू आ गए, इतना इतना, ये दोनों वैल्यू इक्वल होने चाहिए। इन दोनों वैल्यू को इक्वेट करो तो आपको वहाँ से टाइम निकल आएगा, ठीक है ना। तो 6p अपॉन ml इज इक्वल टू पाई अपॉन 2t। तो t को इधर करो, बाकी सबको उस तरफ जाने दो। तो t विल बी इक्वल टू पाई ml अपॉन 6p, इधर आएगा 2 पहले से है तो हो गया 12p। तो कितना मिलना चाहिए, पाई ml अपॉन 12p। इतने टाइम के बाद वो रॉड जो है π/2 एंगल से घूम पाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कि यदि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगा हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। तो ये मोमेंटम p और ये रॉड, इसने मिलकर के सिस्टम बनाया। तो सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, द मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, और टकराने के बाद ये मोमेंटम रॉड को ट्रांसफ़र हो गया, रॉड को ट्रांसफ़र हो गया, और उसके कारण फिर रॉड घूमना स्टार्ट किया। सपोज विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ओमेगा जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कहीं पर कोई अपोज हो नहीं रहा है, कहीं पर कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो कांस्टेंट स्पीड से घूमेगा वो। और इसलिए फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो गया द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा। भाई एंगुलर मोमेंटम किसके एनालॉगस होता है, लीनियर मोशन के मोमेंटम के एनालॉगस होता है। लीनियर मोमेंटम में जो रोल मास प्ले करता है वही रोल यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है, आई। वहाँ जो भी प्ले करता है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, वही रोल यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी प्ले करता है। तो लीनियर मोमेंटम होता है mv, तो एंगुलर मोमेंटम होगा आई ओमेगा। बस इन दोनों को आपको इक्वेट करना है, इनिशियल को और फाइनल को, आपका क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर बनाते हैं, और केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को समझते जाना है। और ये जो कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पर समझ रहे हैं उनका यूज बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको करना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। टू बॉडीज of masses 10 kilogram and 4 kilogram are connected together by a spring of negligible mass, if an impulse gives a velocity of 14 meter per second, to the bigger mass, towards the smaller mass,
toward the smaller mass, then find velocity of the center of mass. (30 meter per second, 20 meter per second, 10 meter per second, and 5 meter per second. तो बच्चों again pause the video for 1 minute and try to solve the problem. तो स्टूडेंट्स अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा. इट इज़ ए प्रॉब्लम फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, कि जब आपने एक को वेलोसिटी दिया है तो पूरा सेंटर ऑफ मास भी चलेगा. तो सेंटर ऑफ मास पर तो पूरे सिस्टम का मास को हम कंसंट्रेट करते हैं. और मान लीजिए कि वो v मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज m प्लस m इंटू वी. m इज़ द बिगर मास, स्मॉल m द स्मॉलर मास. इनकी वैल्यू हमको दे रखा है. एंड इट मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द सिंगल बॉडी, और वो है बिगर मास m, and suppose its velocity is small v. तो सेंटर ऑफ मास का मास इंटू इट्स वेलोसिटी इज इक्वल टू बॉडी का मास इंटू इट्स वेलोसिटी, यानी लीनियर मोमेंटम आपके सिस्टम का कंजर्व्ड रहेगा. तो यहाँ से हमको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है. तो इतना आया. अब m ये तो दे रखा है 10, v 40, और m प्लस m ये भी हो गया 14. 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14. तो 14 कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा? 10 मीटर पर सेकेंड. तो यदि बड़ा बॉडी छोटे की तरफ 14 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी छोटे मास की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा होगा. ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. तीसरी क्वेश्चन था फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Two rings of the same mass small m and a radius small r are placed such that their centers coincides but the planes
are perpendicular to each other. Find moment of inertia. Find moment of inertia of the system about an axis passing through the common center and perpendicular to the plane of one ring. हाँ तो बच्चों फिर से 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और चलिए बनाना स्टार्ट करो। तब तक मैं आंसर दे रहा हूँ। हाफ mr स्क्वायर 3/2 mr स्क्वायर 2 mr स्क्वायर। तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। यहाँ रिंग किस तरह से रखे गए हैं, बस इसको इमेजिन करना है कि दोनों रिंग का सेंटर तो सेम है लेकिन प्लेन उनके एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो एक रिंग हमने यूं रखा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, बोर्ड के परपेंडिकुलर, तो दूसरा रिंग यूं आएगा इसके परपेंडिकुलर। तो दोनों रिंग इस तरह से रखे हुए हैं, एक यूं है तो दूसरा यूं है। दोनों का सेंटर एक ही जगह पर है, कॉमन है। ये मान लीजिए सेंटर। तो इसी सेंटर से जाने वाला एक्सिस और एक रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस हो गया। हमें इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। तो ये एक्सिस तो जैसे किसने दिया है कि एक रिंग के परपेंडिकुलर है, तो दूसरे रिंग के पैरेलल होगा क्योंकि रिंग भी तो परपेंडिकुलर है उस पर। तो इसके लिए तो सेंटर से जाने वाला परपेंडिकुलर एक्सिस बन गया, लेकिन दूसरे के लिए वो डायमीटर बन गया, डायमीटर। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पहले बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब भी किसी सिस्टम में एक से ज़्यादा बॉडी हो तो सबका अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करके फॉर द सेम एक्सिस उन सब का सम निकालोगे तो आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से जाने वाला एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर। ये पहले वाले क्या हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। तो सेकेंड का कितना होगा डायमीटर के लिए, तो एक रिंग का डायमीटर के लिए कितना होता है, हाफ mr स्क्वायर। तो टोटल कितना होगा 3/2 mr स्क्वायर। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। मैंने 1 मिनट भी जो दिया था बहुत ज़्यादा टाइम दिया था, आपसे तो क्वेश्चन आधे मिनट में ही बन गया होगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर अब एक और क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही कैलकुलेट करना है आपको, दे रहा हूँ। 2 hollow spheres of mass m and diameter 2r
are connected by a rod of length 2r and mass m. Find moment of inertia of the system about the axis y dash passing through center of a sphere and perpendicular to the rod. तो ये दो स्फीयर ये कनेक्ट हो रहे हैं एक रॉड से, ये सिस्टम, ठीक। इसका डायमीटर r है, 2r है, इसका डायमीटर 2r है तो रेडियस तो r हुआ, इसकी पूरी लेंथ 2r और ये भी बिल्कुल वैसे ही हॉलो स्फीयर है, इसका भी रेडियस r। तो एक्सिस हमारा ये है y डैश। इस एक्सिस के लिए इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और बनाना स्टार्ट करो। पहला आंसर है 55/3 mr स्क्वायर, 65/3 mr स्क्वायर, 85/3 mr स्क्वायर एंड 95/3 mr स्क्वायर। तो बच्चों फिर से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। नाउ दिस इज ए सिस्टम ऑफ 3 बॉडीज, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। एक एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लो। पहले बॉडी का क्या हो गया I1, ये हॉलो स्फीयर और ये जो एक्सिस है इट इज़ द डायमीटर। तो डायमीटर के अबाउट कितना होता है, तो 2/3 mr स्क्वायर। ओके, अब ये रॉड के लिए एक्सिस जो है ये कहाँ पर रखा हुआ है, तो इसके सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर से जाने वाला एक पैरेलल एक्सिस बनाओ, ये बन गया। इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 मान लीजिए। तो इस पैरेलल एक्सिस के लिए कितना होगा, तो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस देखते हैं, मान लेते हैं A है, तो कितना मिलेगा I2। अब यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करो कि इसके लिए दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कितना होगा, उसी को हमने यहाँ पर कहा है I2। तो I2 होगा I0 प्लस ma स्क्वायर, इतना। तो I0 यानी कि सेंटर से जाने वाले परपेंडिकुलर एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml स्क्वायर बाई 12। तो ml हो गया इसका 2r का स्क्वायर बाई 12, इतना मिलेगा, प्लस m, तो m हो गया मास और दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखो ये आधा हो गया 2r का आधा r, ये भी r, तो टोटल हो गया 2r का स्क्वायर, इतना मिलेगा। तो 2 का स्क्वायर 4/12 3,
तो mr² को मैंने कॉमन लिया, यहाँ बच गया 1/3, यहाँ से मिल गया 4, तो इट इज़ 13/3 mr²। ठीक है, ये I2 मिल गया हमको। ऐसे निकालो I3 तीसरे के लिए, तो फिर से इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं है एक्सिस, एक्सिस तो यहाँ पर है, तो इसके पैरेलल हम एक एक्सिस यहाँ ले लेंगे सेंटर से जाने वाला। अब इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ इट इज I0, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 4r, r + 2r + r। अब फिर से वही फार्मूला, फिर से वही थ्योरम अप्लाई कर दो, तो I3 तीसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा है I0 + ma² अगेन। तो I0 सेंटर से जाने वाले डायमीटर के लिए कितना होगा, तो 2/3 mr² प्लस m, तो मास तो m ही लिया हुआ है हमने, और दोनों बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हो गया ये 16r²। ठीक है, तो 3 × 16 48 + 2 हो गया 50/3 mr², इतना। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I1 + I2 + I3, तीनों का सम। तो ये मिलेगा आपको 65/3। देखो 3 तो सब जगह कॉमन है, तो यहाँ से 13 मिला, यहाँ से 2 मिला 15, यहाँ से 50, यानी कि 65/3 mr² विल बी द moment of inertia of the system about the given axis, about the given axis. And the last question for this video, a uniform rod of mass m can rotate freely about a horizontal axis passing through its lower end O. Initially the rod is in vertical position. If rod is allowed तो इस तरह से एक रॉड है, परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है, ये एंड O है और ये एक्सिस है। तो इफ रॉड इज अलाउड टू फॉल freely, then find its angular velocity when it makes 60 degree from the vertical, मतलब ये कि रॉड को हमने गिरने दिया, तो रॉड जब इस पोजीशन पे आया
कि वो वर्टिकल से 60 डिग्री बना रहा है, तो इस समय हमारे रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी ये बतलाना है। तो अगेन पॉज द वीडियो फॉर 1 मिनट एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आंसर मैं दे रहा हूँ। √g/2l √g/l √3g/2l √2g/3l। हाँ, तो बच्चों अब तक आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा एंड यू हैव द करेक्ट आंसर एज सी, √3g/2l। इट इज ए प्रॉब्लम which can be solved by applying the law of conservation of energy। कि जब इस पोजीशन पे था, रेस्ट में था, तो सारी